नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्लेडू पर। आज हम बात करेंगे साइकिलिंग की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक, लेकिन सबसे विवादास्पद खिलाड़ियों में से भी, लांस आर्मस्ट्रांग की। लांस आर्मस्ट्रांग पेशेवर साइकिल की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो अपनी असाधारण उपलब्धियों और उसके बाद के विवादों के लिए जाने जाते हैं। कैंसर से लड़कर 7 बार टूर डी फ्रांस जीतने वाले इस खिलाड़ी को दुनिया ने हीरो माना, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वही दुनिया उनके खिलाफ होगी। तो चलिए आज जानते हैं उनकी कहानी, एक महानायक से लेकर एक विवादित खिलाड़ी तक का सफर। लांस आर्मस्ट्रांग का जन्म 18 सितंबर 1971 को टेक्सास, अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही लांस को स्पोर्ट्स का शौक था, खासकर ट्रायथलॉन। मुख्य रूप से अपनी मां द्वारा पाले गए लांस 13 साल की उम्र में उन्होंने तैराकी, दौड़ और साइकिलिंग में अपने शुरुआती प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आयरन किड्स ट्रायथलॉन जीत लिया। आर्मस्ट्रांग की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ने उन्हें ट्रायथलॉन को गंभीरता से लेने के लिए इंस्पायर किया और 1990 तक उन्होंने साइकिलिंग में यूएस एमेच्योर चैंपियनशिप जीत ली। उन्होंने 21 साल की उम्र में अपनी पहली साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती और साइकिलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 1993 और 1995 दोनों में टूर डी फ्रांस में स्टेज जीत के साथ अपनी पहचान हासिल करना जारी रखा। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1996 में उन्हें टेस्टिकुलर कैंसर का पता चला, जो उनके ब्रेन और लंग्स में फैल चुका था। लेकिन लांस ने हार नहीं मानी। आर्मस्ट्रांग ने उपचार करवाया, जिसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी शामिल थी। उल्लेखनीय रूप से वो अपने ट्रीटमेंट के कुछ महीनों के बाद ही प्रोफेशनल साइकिलिंग में लौट आए। लांस आर्मस्ट्रांग ने न सिर्फ इस बीमारी को हराया, बल्कि वापसी कर टूर डी फ्रांस में हिस्सा लिया। उनकी वापसी टूर डी फ्रांस की छोटी रेस के साथ शुरू हुई। 1999 में आर्मस्ट्रांग ने टूर डी फ्रांस जीतकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। ऐसा करने वाले वह दूसरे अमेरिकी बन गए और उन्होंने अगले 6 वर्षों तक इस आयोजन में अपना दबदबा कायम रखा। 1999 से 2005 तक लगातार 7 खिताब जीते। साइकिलिंग के सबसे महान एथलीटों में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया। इस रिकॉर्ड ने उन्हें एक लिविंग लीजेंड बना दिया। उन्होंने अपनी सफलता से प्रेरणा लेकर लाइव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कैंसर पीड़ितों की मदद करती थी। उनकी बायोग्राफी इट्स नॉट अबाउट द बाइक में कैंसर से निदान से लेकर साइकिलिंग तक की जीत तक उनकी यात्रा का विवरण है। लांस की कहानी सिर्फ साइकिलिंग की ही नहीं थी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसने मौत को हराया और करोड़ों लोगों की उम्मीद थी। लांस ने लगातार 7 बार टूर डी फ्रांस जीता, जो एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कि बेजोड़ है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। लांस की सफलता पर शुरू से ही सवाल उठते रहे। 2000 के दशक में कई बार उन पर डोपिंग के आरोप लगे। 2005 में फ्रांसीसी समाचार पत्र एल इकिप ने रिपोर्ट की कि 1999 के टूर डी फ्रांस के रक्त के नमूनों में ईपीओ का उपयोग दिखाया गया, जिसे आर्मस्ट्रांग ने नकार दिया। 2010 में उनके पूर्व टीम के साथी फ्लॉयड लैंडिस ने सार्वजनिक रूप से आर्मस्ट्रांग पर डोपिंग का आरोप लगाया। उनके खिलाफ फेडरल विसल ब्लोअर का मुकदमा चला। 2012 में यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने आर्मस्ट्रांग पर डोपिंग उल्लंघनों का आरोप लगाया। पूर्व साथियों की गवाही सहित एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। 2005 में उनके कुछ टीममेट ने दावा किया कि लांस ने डोपिंग का इस्तेमाल किया, हालांकि लांस ने इसे कई सालों तक नकारा। टूर डी फ्रांस, जिस पर आर्मस्ट्रांग ने 1999 से 2005 तक अपना दबदबा बनाए रखा, ये दौड़ उनकी प्रसिद्ध जीत और उसके बाद डोपिंग आरोपों दोनों की पृष्ठभूमि बन गई। उल्लेखनीय चरणों में पहाड़ी पायरेनीज और आल्प्स शामिल थे, जहां आर्मस्ट्रांग के प्रदर्शन की अक्सर जांच की जाती थी। चेटेल मालाब्री लेबोरेटरी, इस फ्रांसीसी एंटी डोपिंग प्रयोगशाला ने टूर डी फ्रांस के दौरान एकत्र किए नमूनों का परीक्षण किया। आरोप लगे कि 1999 के टूर से आर्मस्ट्रांग के कुछ नमूनों में ईपीओ के उपयोग के संकेत मिले थे।
उनके ऊपर कई बार ब्लड डोपिंग के भी आरोप लगे, जहां आरबीसी में ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टोर्ड आरबीसी को रिफ्यूजन करके आरबीसी को फिर से डाला जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम ने पता लगाने से बचने के लिए सोफिस्टिकेटेड तरीकों का इस्तेमाल किया। प्रतियोगिता के आसपास स्ट्रेटेजिक रूप से टाइम बॉन्ड ईपीओ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग किया गया। साइकिलिंग अधिकारियों के साथ मिलीभगत के आरोप थे, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि आर्मस्ट्रॉन्ग के पॉजिटिव परीक्षणों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दिए गए दानों के माध्यम से छुपाया जाएगा। ऑपरेशन मिटो एक महत्वपूर्ण एंटी डोपिंग जांच थी, जो इटालियन साइकिलिंग टीम और अन्य एथलीटों से जुड़े पेशेवर साइकिल चालकों से जुड़े डोपिंग प्रथाओं के नेटवर्क पर केंद्रित थी। जांच में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के व्यापक उपयोग का पता चला, विशेष रूप से इटली में पेशेवर साइकिलिंग के संदर्भ में। जांच की शुरुआत जो थी वो 2011 में हुई। यूनाइटेड स्टेट एंटी डोपिंग एजेंसी ने व्यापक जांच शुरू की, जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग के 11 वर्ष पूर्व साथियों की गवाही से बल मिला। इस जांच का समापन 2012 में की एक रिपोर्ट में हुआ, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग के डोपिंग कार्यक्रम को खेल जगत में अब तक का सबसे पेशेवर और सफल डोपिंग कार्यक्रम बताया गया। रिपोर्ट में ब्लड डोपिंग, एरिथ्रोपोएटिन, टेस्टोस्टेरोन जैसी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के इस्तेमाल के विस्तृत सबूत दिए गए, जिस कारण आर्मस्ट्रॉन्ग से उनके 7 टूर डी फ्रांस खिताब छीन लिए गए। 13 जनवरी 2013 को आर्मस्ट्रॉन्ग ने ओपरा विनफ्रे के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार में अपने साइकिलिंग करियर के दौरान प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग करने की बात को कबूल किया। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपने पूरे करियर में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग करने की बात स्वीकार की, जिसमें सभी 7 टूर डी फ्रांस जीत भी शामिल थी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, शुरू में अपने डोपिंग के लिए उन्हें कोई पछतावा नहीं था। आर्मस्ट्रॉन्ग का कबूलनामा कई वर्षों के जोरदार इनकार के बाद आया और आंशिक रूप से उनके सामने आने वाले कानूनी परिणामों से वो प्रेरित था। 2013 में लांस ने आखिरकार सबके सामने कबूल किया कि उन्होंने डोपिंग की थी। उन्होंने ये भी माना कि उनकी टीम और डॉक्टरों के साथ मिलकर उन्होंने ये योजना बनाई थी। इस खुलासे से उनकी छवि को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें उनके सभी टूर डी फ्रांस खिताबों से वंचित कर दिया गया और उनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के डोपिंग स्कैंडल ने न सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे साइकिलिंग स्पोर्ट की छवि को धूमिल कर दिया। उनके स्पॉन्सर जैसे नाइकी, ट्रैक और ओकले ने उनसे नाता तोड़ दिया। इस घोटाले के जवाब में यूसीआई और वाडा जैसे संगठनों ने सख्त डोपिंग विरोधी कानून लागू किए। उनके ऊपर और साइकिलिंग के ऊपर जनता के भरोसे में कमी हुई। संभावित डोपिंग मामले की जांच में मीडिया अधिक सतर्क हो गया, जिससे एथलीटों और संगठनों पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव पड़ा। लांस का लाइव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिससे लाखों रुपए की मदद मिलती थी, उनकी विवादित छवि के कारण कमजोर पड़ गया। आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले ने न केवल साइकिलिंग बल्कि विभिन्न खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के प्रचलन को उजागर किया। आर्मस्ट्रॉन्ग 5 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने अपने जीवन में परिवार को केंद्रीय स्थान दिया है। वह सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ बिताए गए पलों को साझा करते हैं, उनके रोमांच और उपलब्धियों को भी दिखाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद को पॉडकास्ट होस्ट और उद्यमी के रूप में फिर से स्थापित किया। वो वर्तमान में 2 पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, द मूव, जो प्रमुख आयोजनों के दौरान साइकिलिंग की कमेंट्री करती है, और द फॉरवर्ड, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्यक्तियों के साथ में चर्चाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वो एक बाइक शॉप का प्रबंधन करते हैं और नेक्स्ट वेंचर नाम से एक वेंचर कैपिटल फर्म में भी शामिल है, जो स्वास्थ्य संबंधी निवेशों पर ध्यान केंद्रित करती है। रियलिटी टेलीविजन में उनकी भागीदारी, जिसमें स्टार्स ऑन मार्स पर एक कार्यकाल भी शामिल है, जो कि जनता की नजर में उनके बने रहने के प्रयासों को दर्शाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की विरासत उनके डोपिंग कांड से गहराई से जुड़ी हुई है। शुरुआत में 1999 से 2005 तक
लगातार 7 बार टूर डी फ्रांस जीत के लिए सम्मानित किए गए। एक जांच में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा के व्यापक उपयोग का पता चलने के बाद उनसे ये सारे खिताब छीन लिए गए। अपने इर्द गिर्द विवाद के बावजूद आर्मस्ट्रांग की कहानी कैंसर से उनकी उल्लेखनीय रिकवरी और उसके बाद साइकिल चलाने की वापसी के कारण आज भी आकर्षक बनी हुई है। उनके अनुभवों ने उन्हें खेल में डोपिंग और एथलेटिक प्रतियोगिताओं से जुड़ी नैतिकता के बारे में चर्चाओं में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया है। मीडिया प्रोजेक्ट और एडवोकेसी वर्क के माध्यम से साइकिलिंग समुदाय के साथ जुड़ने के दौरान आर्मस्ट्रांग की विरासत एक चेतावनी भरी कहानी है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की दृढ़ता का प्रमाण दोनों के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, ये थी लांस आर्मस्ट्रांग की कहानी, एक महानायक से विवादित खिलाड़ी तक का सफर। क्या आपको लगता है कि उनकी उपलब्धियां उनकी गलतियों से बड़ी थी या उनका पतन ही उनका असली चेहरा था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें यह भी बताएं नेक्स्ट वीडियो में गेम्स की कौन सी कंट्रोवर्सी देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्लेटू को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।